जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार और आज शुभ दिन भी है और शुभ समाचार भी है। दोनों है एक साथ। शुभ दिन तो ये है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है और शुभ समाचार ये है कि जो इतना दिन से 1 महीना से जो घमासान चल रहा था स्टूडेंट और जैक के सिलेबस के बीच में, जो घमासान चल रहा था वो अभी तक रुका नहीं है। आज थोड़ा सा मोमेंट चेंज हुआ है क्योंकि जो जैक का सचिव है उससे वार्तालाप हुआ है और वो सिलेबस में बदलाव करने के लिए एग्री हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिलेबस पूरा तरह से बदल जाएगा, क्योंकि हमको अनुमान नहीं लगता है कि पूरी तरह से बदलेगा, क्योंकि जैसे सचिवालय में सिलेबस का गर्माहट था तो थोड़ा सा हुआ चेंज, 19-20 हुआ, लेकिन उतना भी नहीं हो पाया। तो यहाँ हम लोग को ये देखना है कि जो घमासान चल रहा था सरकार से, यही हमको लगता है कि जितने भी इसका एजेंसी है, जैक भी उसी तरह है, एसएससी भी है उसी तरह निकला, जेपीएससी उसी तरह, मतलब सभी इसका संस्था भ्रष्ट ही है, कोई अच्छा से काम ही नहीं करता है। भाई जब सिलेबस जो भी बनाता है या जो भी सिलेबस का रूपरेखा तैयार करता है वो भी तो छोटा मोटा नहीं होगा ना, वो भी प्रोफेसर लेवल का आदमी होगा और वो भी होगा। और इस तरह से गलतियां पर गलतियां हमको समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं, जो रोड के पर उतरे हैं और जो ऑफिस में वहाँ जाके ऑफिसर सब बैठे हुए हैं, हमको नहीं लगता कि उनको रोड पे उतार दिया जा रही, स्टूडेंट को वहाँ बैठाए। सबसे अच्छा आप सोच लीजिए जहाँ से उनको चयनित होके जाते हैं, ताकि उनके सिलेबस पे, उनके नीति पे कोई सवाल नहीं उठेगा, इसलिए तो उनको वो पद दिया जाता है। आप सोचिए कि एक एग्जाम कराने जा रहे हैं और उतना जनसंख्या का आपका लोड है और आपको सिलेबस निर्धारित करने के लिए दायित्व दिया गया है और आप ऐसे सिलेबस को निर्धारित कीजिएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी सिलेबस को पढ़ा या देखा या फिर कैटेगरी वाइज जो 1 to 5 और 6 to 8 है उसके आधार पर किया है। नहीं, वो कहीं का उठा करके कहीं का भी सिलेबस को डाल दिया, बस उनका काम खत्म हो गया। कोई काम ढंग से करना नहीं चाहता है। अपना सर्विस पीरियड में जैक टेट है वो कितना बार लेगा, हमको नहीं लगता 55 साल के अंतराल में कितना बार लेगा। और एक आदमी का जो मैक्सिमम है नौकरी करने का वो कितना, 20 से 25 साल, 30 साल, उससे ज़्यादा तो वो करेगा नहीं। उतना में 5 बार उसको सिलेबस खाली लिखना है, फिर भी नहीं हो पाता है, ऐसा हालत है। तो आज तो थोड़ा सा मिला है, रिलीफ मिला है और सभी स्टूडेंट, अब इसमें आप लोग जितना रोड पे थे हंगामा कर रहे थे, थोड़ा रिलीफ मिला है। लेकिन आज एक चीज़ और बताएंगे जो हकीकत है। भले आप लोग हमको गाली देंगे, हमको पता है, लेकिन हकीकत से भी भागना नहीं चाहिए। थोड़ा आप सुन लीजिए, हकीकत भी सुन लीजिए, क्योंकि जो सिलेबस जारी हुआ है उसमें 12th लेवल का है, उसमें सभी का बेचैनी सिर्फ एक सब्जेक्ट में है, मैथ में। सभी का देखें, अभी तक जितना न्यूज आया सभी का मैथ में ही बेचैनी है। लेकिन आपको देखना होगा 2016 में वहाँ भी मैथ और पर्यावरण का था, तो वो क्वेश्चन भी वैसे ही टाइप में था, लेकिन कुछ क्वेश्चन कमज़ोर भी था, वीक था, लेकिन कुछ क्वेश्चन एडवांस भी था, जिसमें लोग ऐसे बना नहीं पाए, लेकिन इधर से और सब्जेक्ट से मेंटेन हो गया था। आप लोग इसमें झुटलाया नहीं जा सकता है। जो 2016 का टेट लिखा है उनसे हम संपर्क भी किए, उनसे पूछे भी तो बोले भी कि सेम ही था, थोड़ा बहुत इधर हुआ लेकिन कोई चेंज नहीं था। उस वक्त हम लोगों ने ऐसा ही टेट का एग्ज़ाम दिया 2016 में। अब सोच लीजिए उस समय भी ऐसा ही सिलेबस था, जो स्क्रीन पर देखिए हम लगा दे रहे हैं, ये 2016 का। और नेट में भी हमने सर्च करके देखा था 2016 का अकॉर्डिंग टू NCERT 12 तक का वो दिया हुआ था। और यहाँ भी जो सिलेबस 2024 में डाला गया वो भी 12th लेवल का है, 1 to 5 का, और जो 6 to 8 का है वो ग्रेजुएशन लेवल का है। तो अगर यदि सरकार चाहे जीत जाएगा, वो हार जाएंगे हम लोग, लेकिन उनको हम लोग यहाँ प्रेशराइज किए हैं, सिलेबस कम होना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ने का टाइम नहीं दिया है। सबसे पहला जी, एग्ज़ाम टाइम पे आप अगर यदि इसमें टाइम देते हो, जैसे 6 महीना आप पहले निकाल देते हैं, हम लोग को पता है कि एग्ज़ाम ये ले लेगा 1-2 महीना के अंदर, आने की ये चुनाव से पहले करवा लेगा किसी भी हालत में वोट के लिए। तो हम लोग का इसमें ये है, इसमें सिलेबस भास्ट नहीं है। अगर यदि देखा जाता है सिलेबस कोई भास्ट नहीं है, 2016 का सिलेबस इसमें मिलता जुलता है, सिमिलर ही है, लेकिन इसमें ये है, सिर्फ ये हम लोग क्लेम लगा सकते हैं कि इसमें टाइम टेकिंग है, टाइम आपने नहीं दिया है, सामने चुनाव है, जिसके वजह से हम लोग इसको उतना कवर सिलेबस नहीं कर पाएंगे। ये मुद्दा हम लोग को अच्छा है। बाकी आप कहोगे कि इंटर का 1 to 5 का बच्चा को हमको पढ़ाना है और हमको इतना सिलेबस का एक से एक अलजेब्रा कोऑर्डिनेटर का क्या है पता नहीं, बहुत सारा है दिया हुआ, वो तो ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि DLED जो होता है वो इंटर के बाद ही होता है, इसमें झूठ लाया नहीं जा सकता है। आप लोग भले अभी कमेंट में गाली दे दीजिएगा,
कोई दिक्कत नहीं है, दे दीजिए। लेकिन डीएलएड होता है वो इंटर के बाद होता है, और जो क्वेश्चन रहता है 1 to 5 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें बच्चा लोग को पढ़ाना हमको पता है, लेकिन अगर यदि बच्चा लोग को पढ़ाने वाला बच्चे के लायक जाएगा तो बच्चा को हैंडल कैसे करेगा? सोच लीजिए, मास्टर का कैपेसिटी होना चाहिए ना। मास्टर उसको क्यों कहा जाएगा मास्टर? अगर यदि वो बच्चा के ही जैसा रहेगा तो फिर मास्टर क्यों? तो ये डीएलएड जो भी होता है या टीचर ट्रेनिंग होता है वो इंटर के बाद होता है। अब उसमें बात रह गया है कि 1 to 5 में जो मैथ रहता है वो इतना टफ नहीं रहता है किताब में, मतलब कि बुक्स में, ठीक है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन आप लोगों को अगर यदि 12th के बाद डीएलएड होता है तो 12th तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो नेसेसरी है। लेकिन एक बात ये आता है, यहाँ आप कह सकते हैं कि आईएएस से जो किए हैं साइंस से वो तो कर लेंगे, लेकिन जो आर्ट्स और कॉमर्स दो किए रहते हैं, आईकॉम और आईए, तो इनके लिए प्रॉब्लम होगा, इनके लिए प्रॉब्लम होगा, ये तो हम जानते हैं। लेकिन ये चीज़ भी है कि जब आप कंपटीशन में जाते हो, कंपटीशन लेवल में जाते हो, तो आपको वहाँ आप एक हिस्ट्री लेके जाते हो, ज्योग्राफी लेके जाते हो, इकोनॉमिक्स लेके जाते हो, कोई भी जाते हो, लेकिन आप स्नातक लेवल का फॉर्म भरते हैं सीजीएल वगैरह में, तो आप तो कहते हैं कि हमने तो सिर्फ वहाँ पढ़ा है हिस्ट्री या ज्योग्राफी या इंग्लिश। तो सीजीएल का क्वेश्चन हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सभी मैथ, सभी क्यों हल करें? रीजनिंग क्यों करें? इंग्लिश क्यों करें? उस हिसाब से कहिएगा कि हर एक सब्जेक्ट में ऑनर्स का डिग्री करना होगा तो करना पड़ता है आपको। अगर यदि नौकरी लेना है तो आपको वो चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। जितने भी कंपटीशन आप लिखने जाओगे वहाँ सिलेबस नहीं दिया रहता है, एसएससी का सिलेबस नहीं रहता है, सिर्फ क्वेश्चन रहता है। अब ध्यान रखिए, रेलवे का एग्जाम आप लिखोगे तो रेलवे में सिर्फ क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन रहता है कि इतना क्वेश्चन इस डिपार्टमेंट से, इतना क्वेश्चन इस डिपार्टमेंट से। आप पढ़ते रहो, हिस्ट्री से बोल देगा कि इतना प्राचीन से प्राचीन पूरा पढ़ो, वहाँ तो ये टॉपिक नहीं दे देता है कि बाबर से पाएगा क्वेश्चन, नहीं, पूरा पढ़ना पड़ता है। सीजीएल में आप एग्जाम बैठोगे तो सभी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश टोटल, मैथ टोटल, टोटल का टोटल। अगर यदि आप सिलेबस से भागते रहोगे, हर बार भागना, हम इसमें सपोर्ट करते हैं इसलिए कि टाइम नहीं दिया है, इसके लिए सपोर्ट करते हैं। बाकी आप कहोगे कि सिलेबस हार्ड है, इससे हम लोग को ईजी दो, तो आप इंटर के बाद ही डीएलएड किए होंगे, तो उसके बाद आप लोग सीटेट को क्वालिफाई किए हैं, तो उसमें तो आसान रहता नहीं है। सीटेट उतना आसान नहीं है, आप उसमें क्वालिफाई किए तो फिर इससे भाग क्यों रहे? जेटेट से इतना भाग क्यों रहे? इसका सिलेबस से इतना दूर भाग क्यों रहे? जो लोग 2016 में सेम सिलेबस में पास करके अभी तक बैठे हुए हैं, और हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें लोगों ने भारी मात्रा में कमेंट किया था, भर भर के कमेंट कर दिया था कि दम है तो आओ लड़ो, दम है तो लड़ो। लेकिन हमने उसमें भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता है, मुझे एक्सपीरियंस है, एग्जाम लिखने का एक्सपीरियंस है, एग्जाम लिख करके हम यहाँ तक आए हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आ गए हैं, एक एग्जाम लिखे हैं आ गए हैं, एसएससी का एग्जाम लिखे हैं, एमटीएस का एग्जाम लिखे हैं, डिफेंस का एग्जाम लिखे हैं, रेलवे का एग्जाम लिखे हैं, झारखंड का एग्जाम लिखे हैं, सभी का एग्जाम लिखे हैं, तो जा करके यहाँ तक पहुँच पाए। तो हमको सिलेबस और पढ़ाई का कैसे है, क्या है, सभी का एक्सपीरियंस है। आप कहिएगा बहुत नॉलेज था, हम खुद बोल रहे हैं कि मुझे नॉलेज उतना नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस है, तब तो यहाँ तक पहुँचे हैं, एक जॉब ले चुके हैं, तभी तो। एग्ज़ाम तो हम निकाले हैं, बहुत सारा एग्जाम निकाले, फाइनल नहीं होता है। लेकिन आप लोग कहिएगा कि सिलेबस से दूर भागना तो नहीं है। आप और सबसे ज़्यादा आंदोलन में आते हैं 1 to 5 वाले ही हैं, क्योंकि मैं तो उनको जो सिलेबस में दिया है दिमाग हिला दिया है, क्योंकि वहाँ चैप्टर वाइज का जिक्र कर दिया, और उस समय शायद चैप्टर वाइज का जिक्र नहीं है। देखिए हम लगा दे रहे हैं, सिर्फ मैथ और पर्यावरण का था। अब इसके आगे क्या है उतना तो हम डिटेल निकाल नहीं पाए, क्योंकि उस समय हम एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। लेकिन इस स्टेट में हो सकता है तो एग्ज़ाम हम बैठेंगे। फॉर्म तो मैं भी डाला हूँ, ऐसा नहीं है, फॉर्म डाला हूँ, बैठूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 6 to 8 वाले हैं वो भी क्या करें कि सभी सब्जेक्ट में हमको ऑनर्स करना होगा। सोशल स्टडी का मतलब होता है जनरल, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट सब पढ़ना पड़ेगा। अगर यदि आप एक सा सब्जेक्ट को सोच रहे हो कि एक सा सब्जेक्ट से हम 6 to 8 में जाएं पढ़ाने, तो वहाँ नहीं है। वहाँ आपको हिस्ट्री नहीं मिलेगा, वहाँ आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। आप इकोनॉमिक्स से हैं तो वहाँ आपको इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल नहीं मिलेगा। अगर यदि आप हिस्ट्री से, वहाँ हिस्ट्री इंडिविजुअल नहीं मिलेगा, ज्योग्राफी इंडिविजुअल नहीं मिलेगा। सोशल स्टडी मतलब सोशल स्टडी, आप जैसे टीचर वहाँ बनेंगे, वहाँ कोई भी सब्जेक्ट आपको पकड़ा दिया जाएगा 6 to 8 में, कोई भी सब्जेक्ट, मैथ को छोड़ करके, क्योंकि मैथ वाले भी हैं तो वो मैथ और साइंस में डालेंगे, तो वहाँ मैथ
और साइंस में कितना आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब आता है, लेकिन वहाँ उसको ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको हम मैथ के लिए तो मैथ ही पढ़ाएं, कोई भी सब्जेक्ट के लिए आपको वहाँ दे दिया जाएगा तो आपको पढ़ाना होगा। अब रही बात हाई स्कूल का प्लस 2 का, इसमें अंतर होता है कि जो सब्जेक्ट आपका है ऑनर्स, वो सब्जेक्ट के लिए आप चुन के जाओगे, लेकिन आप सोचोगे कि प्राइमरी से लेके 8 तक तो यहाँ पे सब्जेक्ट का चुनाव नहीं होगा बहाली के क्रम में। यहाँ सिर्फ अंतर ये होता है आर्ट, सोशल स्टडी, साइंस 2 विभाग होता है और एक लैंग्वेज पेपर का विभाग होता है। लैंग्वेज के पेपर वाले कभी नहीं कहेंगे कि हमको इंग्लिश नहीं जानना है, कभी नहीं बोलेंगे, और हिंदी वाले और इंग्लिश वाले ये नहीं कहेंगे कि हमको हिंदी नहीं जानना है, सभी को जानना है। और आपको तो ये भी पता हो गया। अब बात यहाँ रहा कुल मिला के, अगर यदि इसको हम लोग देखा जाए तो सिलेबस कोई भास्ट नहीं, और सिलेबस के अनुसार जो सिलेबस दिया है वो टाइम के अनुसार ठीक नहीं है। बस इतने जानिए, जो टाइम पीरियड चल रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि 2 महीने के बाद एग्जाम ले लेगा, क्वेश्चन इनका पहले से सेट होगा, वही क्वेश्चन डाल देगा, तो वहाँ भी फंसना है। ठीक है, सिलेबस में बदलाव होगा लेकिन क्वेश्चन हो सके आउट ऑफ सिलेबस होगा, क्योंकि सचिवालय का एग्जाम हमने लिखा उसमें खोरठा का क्वेश्चन सबसे लो था और जो नागपुरी का वो हाइड कर दिया था, जो कुछ किताब है उससे भी नहीं मिला था, तो वहाँ तो कटअप इधर उधर होगा ही। अब रही बात जो अगर सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ ना, सहायक आचार्य का, आप लोग जिसने भी सहायक आचार्य का एग्जाम लिखा होगा, माँ कसम बोल रहे हैं, उसका माथा हिल गया होगा। सहायक आचार्य का एग्जाम लिखने जो सिलेबस डाला था उससे भी आउट ऑफ क्वेश्चन था, क्वेश्चन पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से पूछा है, लेकिन आपको एग्जाम तो देना है, क्वेश्चन आउट ऑफ था। और अगर यदि आप लोग को पता नहीं होगा तो जो आपके जान पहचान में सहायक आचार्य का एग्जाम लिखे होंगे उनसे थोड़ा कॉन्टेक्ट कर लीजिए भाई साहब, क्योंकि कोई हलवा मिल जाए तो हलवा से काम नहीं चलने वाला कि हलवा क्वेश्चन है जैसे होगा वैसे, क्योंकि अभी पास कर लो आगे जाके फिर फंसोगे, क्योंकि अभी आसान आदत पड़ जाएगा ना, इजी सिलेबस का आदत पड़ जाएगा, तो आगे जाके हम लोग के फंसना है। इसलिए सहायक आचार्य वाले जितने लोग हैं जो एग्ज़ाम लिखे हैं, जाके उनसे एक बार कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ था कैसा एग्ज़ाम था, सिलेबस के अंदर था या आउट ऑफ सिलेबस था, तो वो सब डायरेक्ट बोलेंगे आउट ऑफ सिलेबस था। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप 12th और ग्रेजुएट लेवल का अगर यदि हम लोग 6 to 8 वाले हैं तो कह रहे हैं कि ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो उसके लिए हमको इंग्लिश में मतलब इकोनॉमिक्स में ऑनर्स करना होगा, इंग्लिश में ऑनर्स करना होगा, सभी सब्जेक्ट का ऑनर्स करना होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बीएड जो होता है, बीएड होता है ग्रेजुएशन के बाद ही होता है, पहले नहीं होता है, ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। और आपको इसमें साफ दे दिया है कि आप जो टीचर बनने जा रहे हैं वो सोशल स्टडीज़ का बनने जा रहे हैं, और वहाँ पे सोशल स्टडीज में आपका इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी आता है। आप कोई हाई स्कूल +2 टीचर नहीं है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए आप चुन के जा रहे हैं, तो उसके अनुसार आपका तैयारी भी होना चाहिए, तैयारी उसके अनुसार कीजिए। सभी कह रहा है कि सभी को ऑनर्स करना होगा, ऐसा नहीं है। आप कोई भी जनरल कंपटीशन में जाते हैं तो इसका मतलब तो उसमें तो और होना चाहिए टफ, उसके लिए तो और हंगामा होना चाहिए, इतना हंगामा होना चाहिए कि उसमें रीजनिंग पूछता है, करंट पूछता है, मैथ पूछता है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, जितना है, जितना प्रकार का सभी भर देता है। उसको कैसे निकालिएगा आप लोग? अगर यदि इसमें छोटा, हाँ एक चीज़ मान रहे हैं कि मैथ में इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, 2 चैप्टर एक्स्ट्रा है, जो किसी को समझ में, जो आर्ट्स बैकग्राउंड है, कॉमर्स बैकग्राउंड है, कॉमर्स वाले के थोड़ा बहुत समझ में आएगा जब वो बीकॉम किए होंगे, लेकिन आईकॉम किए होंगे थोड़ा बहुत समझ में आएगा। लेकिन आर्ट्स वाले जो हैं, आईए किए हैं इंटर में, उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर यदि आप थोड़ा ध्यान दोगे, और नहीं तो उसको स्किप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि उसी से सारा क्वेश्चन आ जाएगा, 60 क्वेश्चन है तो 60 क्वेश्चन उसी से आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि सभी को आपको आसान ही लगे, ऐसा भी नहीं है। तो ये हिसाब से उतना हार्ड नहीं है, लेकिन टाइम के अनुसार हार्ड है, क्योंकि अभी टाइम टेकन बहुत कम है। कितना, हम तो सोशल मीडिया में उतना दिन से वीडियो भी नहीं बनाए हैं, यही देख रहे थे कि आखिर क्या क्या हो रहा है, तो कितना पेपर में दे रहा है, IITN का सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यदि आपसे पूछा जाएगा आप डिग्री में क्या किए हो, तो आप खुद कहोगे कि इंटर हम किए हैं, टीचर ट्रेनिंग किए हैं, तो सिलेबस आपका कितना रहना चाहिए? 8वां क्लास तक तो नहीं रहेगा, 12th तक ही देगा ना। ग्रेजुएट के लेवल का फॉर्म भर रहे हैं हम लोग 6 to 8 का, तो उसमें क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, तो आपको क्या देगा? इंटर तक देगा क्वेश्चन? नहीं ना, वो तो लिखेगा ग्रेजुएशन तक। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जितना भी एजुकेशन हाई लिखेगा, लेकिन जितना भी क्वेश्चन आता है 12th लेवल तक ही आता है। कोई भी एग्जाम हो 12th लेवल इनफ होता है। ऑनर्स पेपर में सभी का विस्तार रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता, वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम रहता है। सारा क्वेश्चन 12th लेवल तक ही सारा रहता है, यहाँ तक कि IAS तक का क्वेश्चन सारा रहता है 12th लेवल तक। तो हम लोग को इतना हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, जितना लोग ऐसे हड़बड़ा रहे हैं, सिलेबस ये है वो है। अगर यदि आप सच्चे कंपटीशन के लिए
तैयारी करते होंगे सच्चा कंपटीशन का, सच में बोल रहे हैं, तो ये सिलेबस से कोई डरेगा नहीं। क्यों डरना? हार्ड है, सबके लिए हार्ड है, एक मेरे लिए नहीं है। उसी में तो आपको निकालना है। सभी का नौकरी नहीं मिलता है। अगर यदि 8 लाख फॉर्म भराया तो 8 लाख का में सभी का नौकरी मिल जाएगा? 2000 है सीट, 26,000 है सीट, तो जितना लोग हैं उतना ही तो निकालेगा। हद है भाई। इसमें भी तोड़ मोड़ चल रहा है। छात्र नेता लोग हैं वो सब भी लगे हुए हैं, लगे रहिए, मिलेगा कुछ तो मिलेगा। लेकिन आज कुछ हुआ है, जय के सचिव से मिले हैं तो सभी का आशा है कि सिलेबस को कम किया जाए। ठीक है, हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो हम ये बताए हैं ये पर्दे के पीछे की बात है। पर्दे के आगे कभी हकीकत नहीं होता है। हकीकत जब भी होता है पर्दे के पीछे होता है। और जो पर्दे के पीछे का हकीकत को समझ गया वही सफल होता आगे जा करके। ये हकीकत है। आज भले आप लोग कमेंट में कुछ भी बोलोगे लेकिन हम सुनेंगे नहीं। ये हकीकत है। अगर यदि आपको कहा दिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, वहाँ से पहुँचाना है, तो सभी का नंबर सेम आ जाएगा। कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, कुछ तो एक्स्ट्रा करना होगा। उतना भीड़ से आपको आगे निकलने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा करना होगा। और यही है पर्दे के पीछे की बात। पर्दे के आगे सभी को बराबर लगना है। पर्दे के पीछे की भाग है जो इसमें मशगूल है या फिर वो समझ गया वो ही बंदा निकल पाएगा। क्योंकि पूरे भारत में जितना जनसंख्या है, पूरे झारखंड में जितना जनसंख्या है, उसका सरकारी गवर्नमेंट मात्र 2% का होता है नौकरी। 2%। आप सोच लो, 8 लाख 9 लाख फॉर्म भराता है, उसमें से सिलेक्शन कितना होता है? मात्र 2000 का, 3000 का। बाकी सब कमज़ोर तो नहीं रहता है, लेकिन वो सब कमज़ोर नहीं रहता है। लेकिन जो पर्दे के आगे और पीछे का बात है उसी में अंतर होता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि गलत से भी रास्ते से घुसते हैं, घूस दे के घुसते हैं, वो अपवाद है। उसके लिए हम लोग नहीं हैं। हम लोग उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते हैं, सिर्फ हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन जो हकीकत चीज़ है, अगर यदि आप सरकारी नौकरी माना चाहते हैं तो आपको इतना मेहनत करना होगा। आप मेहनत से झुठला नहीं सकते हैं। जितना हार्ड सिलेबस रहेगा उतना ईजी है। जॉब लेना उतना ईजी है। अगर यदि आसान सिलेबस रहेगा ना तो सभी ले लेंगे। लेकिन जो हार्ड रहेगा वही क्या करेगा? जो मेहनत प्रॉपर तरीके से करता है। इसमें झुठलाना नहीं है। हम भी मानते हैं कि हो सके कि अगला एग्जाम हम भी नहीं निकाल पाए, लेकिन हो सकता है कि हम मेहनत उतना नहीं कर पाएँ, तब तो अच्छा जॉब में नहीं जा पाएँ। सिंपल बात है, इसमें झुठलाने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर यदि इसलिए कहता है कि लिखा जाता है कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए, तो वही है। दुनिया झुकेगी, क्यों नहीं झुकेगी? लेकिन झुकाने वाला चाहिए। तो झुकाने वाला क्या? सिलेबस बदला करके आप लोग क्या चाहते हैं कि हम झुका देंगे किसी को? नहीं, आपको झुकाना है तो सिलेबस कुछ भी रहे, तैयारी मजबूत रखना चाहिए। लेकिन हाँ, ये गलत टाइम है, गवर्नमेंट के तरफ से गलत टाइम है। क्योंकि सिलेबस आप उसको, कोई भी एग्जाम है उसको मिनिमम 3 से 6 महीने का टाइम रहता है, मिनिमम, कोई भी एग्जाम हो। लेकिन अगर यदि आप फॉर्म भरवा रहे हो और 1 महीना के अंदर एग्जाम ले रहे हो तो संभव नहीं है। इतना सिलेबस को कर पाना संभव नहीं है। लेकिन सिलेबस इतना हार्ड है, इतना नारेबाजी करना, ये करना, ये सब फालतू की बात है। और एक बात और है, यहाँ पे फ़ी के जो एग्ज़ाम फ़ी लिया है ये बहुत ज़्यादा है। इतना फ़ी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप हम लोग के स्टूडेंट का पैसा ले करके आप मैया योजना में दे रहे हो, इधर दे रहे हो। उससे अच्छा कि स्टूडेंट का जो फ़ी है ना, जो पढ़ने वाला है भाई, उसको तो 100 रुपया करो, उसको तो 100 रुपया करो। चुतियापा का हद हो गया है। 1300 रुपया फॉर्म का, दोनों भरेगा 1500 रुपया कहाँ से देगा? जो बच्चा बाहर में किसी तरह पढ़ रहा है उसको तो कम से कम लाइफ बनाने दो। वो तो पैसा की वजह से भर भी नहीं पाएगा, उसको तो कम से कम लाइफ बनने दो। जो तो पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं है, घर में है, उसको तो 1000 आप अकाउंट में डाल दिए हो। लेकिन जो बच्चा बाहर में रह करके पढ़ रहा है उसको तो कम से कम नौकरी लेने दो। 100 रुपया फीस रखो, मतलब इधर से देते हो, इधर से फिर ले लेते हो। झारखंडी सब चूतिया हैं। 1500 रुपये तो ले रहा है, वही पैसा को उधर दे रहा है मैया योजना में। हम लोग तो बेवकूफ़ हैं, हम लोग तो बेवकूफ़ बन गए हैं। इसलिए अच्छा हुआ सिलेबस कम हो जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हम बोले हैं, कभी सच से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो हकीकत है हकीकत है। तब तक के लिए